नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। और बताइए तैयारी कैसे चल रही है? आप लोग जानते हैं कि 13 तारीख से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 का एग्जाम जो है शुरू हो गया ऑनलाइन। और आज जो है प्यारे बच्चों 15 तारीख है और रोज जो है परीक्षाएं हो रही है और 20 तक चलेगा। जिसका एग्जाम हो चुका है प्यारे बच्चों वो तो समझ गए होंगे कि पेपर कैसा हुआ या कितना अच्छा हुआ है कितना खराब हुआ। लेकिन जिसका अभी परीक्षा बाकी है प्यारे बच्चों वो तो जी जान लगा के पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। और आप लोग देख ही रहे हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे पूछ रहा है। और उसी पैटर्न के आधार पर मैं फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत अच्छा वीडियो जिसमें मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों चीजें हैं। प्रश्न थोड़ा कम है लेकिन प्रश्नों का जो सिलेक्शन है वो बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है। इतना अच्छी तरह से किया गया है प्यारे बच्चों कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिले। तो चलिए प्यारे बच्चों बिना देर लगाए हम लोग शुरू कर लेते हैं। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 का एकदम धुआंधार क्वेश्चन, एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलिए बिना देर लगाए प्यारे बच्चों हम लोग शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों स्क्रीन पर, उस तारामंडल का क्या नाम है? उस तारामंडल का क्या नाम है जो आकाश में प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा दिखाई पड़ता है? प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग समझ रहे हो ना? ये देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है प्यारे बच्चों। मतलब उस तारामंडल का नाम बताना है प्यारे बच्चों जो आकाश में प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा दिखाई देता है। क्या वो वृश्चिक है, क्या वो सप्तर्षि है, क्या वो ओरियन है, क्या वो कृत्तिका है? जल्दी बताइए, एकदम फास्ट कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए क्योंकि पेपर जो है शुरू हो चुका है। और जो लोग दे लिए हैं वो तो समझे कि लड़ाई में जीत कर आए या हार कर आए वो तो समय बताएगा, लेकिन वो मैदान में उतर चुके हैं और आ चुके हैं। लेकिन जो अभी परीक्षा नहीं दी है प्यारे बच्चों उनके लिए भी मौका है, एकदम जी जान लगा करके और एकदम युद्ध के मैदान में उतरिए। तो चलिए बताइए उस तारामंडल का क्या नाम है जो आकाश में प्रश्नवाचक चिन्ह के समान दिखाई देता है? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों वो जो है सप्तर्षि होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? सप्तर्षि, यानी बी ऑप्शन जो है राइट होगा प्यारे बच्चों। सप्तर्षि यानी बी ऑप्शन जो है राइट होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अपूर्णांक से है, यदि जल का अपूर्णांक 4/3 है तथा कांच का अपूर्णांक 3/2 है तो जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक क्या होगा? चलिए बच्चों इसको तो बिना लगाए सॉल्व होगा नहीं, इसको कर लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए दिया हुआ है जल का अपूर्णांक, यानी दिया हुआ है जल का अपूर्णांक प्यारे बच्चों। यहाँ दिया हुआ है जल का अपूर्णांक, कितना दिया है प्यारे बच्चों? जल का अपूर्णांक तो 4/3। कांच का अपूर्णांक कितना दिया है? कांच का अपूर्णांक 3/2 दिया है प्यारे बच्चों। तो पूछ रहा है जल के सापेक्ष, यानी हम कह सकते हैं WNG। तो जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक तो WNG को हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे? WNG को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों बताइए? WNG को लिख सकते हैं GNA लिख सकते हैं, GNA बटा ANG लिख सकते हैं कि नहीं? GNA बटा WNG GNA बटा WNG। अब देखिए कांच का अपूर्णांक दिया है प्यारे बच्चों कितना? 3/2 और WNG जल का अपूर्णांक दिया है 4/3। अब ये नीचे वाला प्यारे बच्चों ऊपर जाता है और ये ऊपर वाला इसके नीचे आ जाता है तो 3 × 3 और बटा 2 × 4 यानी 3 × 3 = 9 और बटा 8। यानी जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक 9/8 होगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों? तो हमको क्लियर करने दीजिए। हाँ दिखाई तो दे रहा है। चलिए तो ये सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 9/8। यहाँ हमने सॉल्व करके बताया कि
कैसे आया 9/8। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। चलिए जल्दी लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बहुत गर्मी हो रही है प्यारे बच्चों, क्या किया जाए, सिर्फ आप लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक ना, नहीं तो इतनी गर्मी हो रही है कि क्या बताया जाए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। 1 ग्राम कोयला के जलने से निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा होती है। अगर मान लीजिए कि 1 ग्राम कोयला है, कितने ग्राम प्यारे बच्चों, 1 ग्राम कोयला है, और वो अगर जलता है तो कितना ऊर्जा जो है निर्मुक्त होता है, मतलब निकलता है, मुक्त होता है। क्या 10 जूल, क्या 350 जूल, क्या 700 जूल, क्या 1000 जूल। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि जब 1 ग्राम कोयला जलता है तो उससे जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है, निकलती है, वो 350 जूल होती है प्यारे बच्चों। कितनी होती है, 350 याद रखेंगे, ठीक है ना, 350 इसको बोलते हैं, 350 याद रखेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल में सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। ये एकदम हल्का, एकदम हलवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एकदम आसान क्वेश्चन है ये, कि सौर मंडल में सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। क्या बुध है, क्या पृथ्वी है, क्या शुक्र है, क्या मंगल है। तो एकदम याद रखेंगे, इसको गांठ बांध कर याद कर लेंगे प्यारे बच्चों कि सौर मंडल में सूर्य के जो निकटतम ग्रह होता है वो बुध होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, बुध होता है, बुध होता है, ठीक। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 1 ओम, 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है प्यारे बच्चों। किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम, याद रखेंगे, समांतर क्रम में यहाँ जोड़ा जा रहा है। तो जोड़ने पर प्रभावी प्रतिरोध का मान कितना होगा, 6 ओम, 6/11 ओम, 3/2 ओम, या 2/3 ओम। तो प्यारे बच्चे ऐसे सवाल भांखने से तो होगा नहीं, तुक्का मारने से होगा नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल है। तो चलिए फटाक से हम लोग यहाँ कर लेते हैं। चलिए यहाँ जो है प्यारे बच्चों समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो 3 प्रतिरोध है, तो इसके लिए सूत्र होता है 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जोड़िए, 1/R1 1 है, प्लस R2 कितना है, 2 है, प्लस R3 कितना है, 3 है। अब 1 2 3 कैल्शियम 6 हो जाएगा। अब 1 में 6 से भाग देंगे 6 होगा, 6 में 1 से गुणा करेंगे 6 होगा, 2 3 6 और 3 होगा, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 होगा, 3 दूना 6, 2 आया, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 आया। अब ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और ये 11, यानी 1/R का मान हो गया 11/6। तो R का मान क्या हो जाएगा, उलट जाएगी अभी, 6/11 ओम। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 6/11 ओम यानी हमारा बी जो राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, बी, यानी 6/11। देख रहे हैं ना, यहाँ पर आ गया है। चलिए तो इस ये समझ रहे होंगे, जल्दी से बनाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाए हैं आज। चलिए हाँ, तो अब हम लोग छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, सूर्य की ऊर्जा का आधार नाभ की संलयन है। सूर्य ऊर्जा का आधार नाभ की संलयन है, जिसमें हाइड्रोजन बदलती है, नाइट्रोजन में बदलती है, कि ऑक्सीजन में बदलती है, कि हीलियम में बदलती है, कि नियान में बदलती है। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि जो सूर्य की ऊर्जा का आधार नाभ की संलयन है और जिसमें हाइड्रोजन जो है बदलती है, वो हीलियम में बदलती है। ह से हाइड्रोजन और ह से हीलियम। याद रखेंगे इस चीज को कि हाइड्रोजन जो है किसमें बदलती है, तो हीलियम में बदलती है प्यारे बच्चों, हीलियम में बदलती है। चलिए सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हल्के नाविकों को मिलाकर उनसे भारी नाभिक बनाने की क्रिया कहलाती है, संलयन कहलाती है, कि विखंडन कहलाती है, कि नाभिकी कहलाती है, कि रिएक्टर कहलाती है। बताइए बताइए प्यारे बच्चों। अब यहाँ जो है थोड़ा सा आप लोग एक ट्रिक अपना सकते हैं कि हल्के नाभिक को मिलाकर, यानी 2 हल्के नाभिक मिलकर, मिल रहा है, जुट रहा है, उनसे भारी नाभिक बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो जब 2 हल्के चीज आपस से जुड़ेगा तो संलयन ही तो होगा, संलयन होगा यानी जुटेगा,
यानी क्या होगा, ऑप्शन हमारा ए होगा प्यारे बच्चों, संलयन होगा। क्या होगा, संलयन होगा प्यारे बच्चों। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है क्या है, नाभिकीय ऊर्जा है कि सौर ऊर्जा है कि कोयला और तेल से प्राप्त ऊर्जा है कि प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा है। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा होता है प्यारे बच्चों, वो सूर्य का स्रोत है, यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है, यानी सौर ऊर्जा है प्यारे बच्चों, इसको हम कह सकते हैं सौर ऊर्जा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे ये सौर ऊर्जा है। तो जैसे इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अच्छे क्वेश्चनों के। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के संलयन हेतु, हाइड्रोजन के संलयन हेतु नाभिकों को टकराना आवश्यक है। क्या निम्न वेगों से टकराना आवश्यक है, उच्च वेगों से टकराना आवश्यक है, हीलियम परमाणु से टकराना आवश्यक है, या सूर्य से टकराना आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे इस क्वेश्चन को कि हाइड्रोजन जब संलयन करता है तो नाभिकों को टकराना आवश्यक होता है, बहुत ही उच्च वेग से, बहुत ही उच्च वेग से टकराना जो है आवश्यक होता है, ठीक ना। तो याद रखेंगे कि न तो निम्न वेग से, न तो हीलियम से, न तो सूर्य से, बल्कि किससे, एकदम उच्च वेग से, मैक्सिमम वेलोसिटी से टकराना आवश्यक होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 9वां का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, उच्च वेग से। 10वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 10वां कि 92 यूरेनियम 235 की, यूरेनियम 92 235 की एक नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः होती है 92 235, 235 92, 92 143 या 235 40। तो प्यार बच्चों ऐसे सवाल को तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके होगा। चलिए, तो हम जानते हैं कि नीचे जो है परमाणु क्रमांक होता है और ऊपर जो है परमाणु भार होता है। तो हम जानते हैं कि Z बराबर P बराबर E होता है, यानी जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। यानी इससे पता चल गया कि P बराबर जो है 92, यानी 92 होगा। अब देखिए 92 वाला ऑप्शन पहले से कह रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः, तो प्रोटॉन 92 और 92 दो में दिया है, यानी ये दोनों में से कोई सही होगा। अब ये तो दोनों गलत हो गया। चलिए अब यहां देखिए ऊपर वाला परमाणु भार होता है, यानी होता है ए दिया हुआ है, तो हम जानते हैं ए इक्वल टू P प्लस N, ये होता है। तो ए का मान दिया है कितना, ए का मान दिया है 235 और इक्वल टू P का मान दिया है 92, अभी हम निकाले हैं, और प्लस N। तो 235 में से 92 घटा देंगे तो N, तो N बराबर घटा लीजिए, N बराबर 5 में से 2 गया 3, यहाँ बचा 3, हासिल लेंगे 13, 13 में से 9 जाओ 4, और यहाँ बचा 1, यानी 143। इसका मतलब 92 और 143। प्यारे बच्चों एकदम ये सी जो है राइट आंसर होगा। क्या होगा, 92 और 143, सी जो है एकदम राइट आंसर होगा। चलिए, तो अब हम लोग ये जो है 10वां जो है 10वां का सी जो है सही होगा। प्यारे बच्चों यहाँ थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ एन लिखे हैं, ऊपर हम कर सकते हैं यहाँ पे, वही चीजें है यहाँ पे, अगर नहीं दिखाई हो तो यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं हम। यहाँ पे ये हो जाएगा 235 और माइनस 92 इक्वल टू N, तो N बराबर 143। ये चीज नीचे यहाँ नहीं दिख रहा था, इसके वजह से हम जाकर देखें कि दिख रहा है कि नहीं। चलिए 11 नंबर है, किसी निष्क्रिय गैस के वायुमंडल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यार बच्चों याद रखेंगे निष्क्रिय, जिसको अक्रिय गैस भी बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि जो निष्क्रिय या अक्रिय गैस होते हैं, पहला होता है हीलियम, दूसरा नियान, तीसरा आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान,
ऐसे 6 होता है। तो याद रखेंगे कि किसी निष्क्रिय गैस की जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों 2 या 8 होते हैं। जैसे हीलियम में 2 होते हैं, बाकी सब में बाह्यतम कक्षा में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 8 होते हैं प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। तो इस तरह से डी जो है सही ऑप्शन होगा। चलिए जल्दी लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिखिए। चलिए अब प्यारे बच्चों हम लोग कुछ मैथ के सवाल लेके आए हुए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 है, कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 30 अंश तो 2 cos 2 थीटा का मान होगा। 2 करनी में 2, 1 और करनी में 2। चलिए ये तो सॉल्व करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ थीटा बराबर प्यारे बच्चों दिया है 30 अंश 30 डिग्री, तो कह रहा है कि 2 cos 2 थीटा। अब बताइए यहाँ पे 2 गुणे cos 2 और ये दिया हुआ है थीटा के जगह पर हम 30 अंश रख देंगे, तो हो जाएगा 2 cos 60 अंश, इतना 60। और प्यारे बच्चों याद कीजिए कि cos 60 अंश का मान होता है 1/2, तो 2 से 2 कट गया तो क्या हुआ 1। यानी प्यारे बच्चों 12 का जो सी ऑप्शन है वो राइट होगा। चलिए इसी तरह से 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या 5/12 होगा, 5/13 होगा, 12/13 होगा या 12/5 होगा। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन तो एक आना ही आना है प्यारे बच्चों, ये तय है एकदम, मान के चलिए कि आना ही आना है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए इसको रीजन कर लेंगे भली बात से। चलिए अब बताइए यहाँ tan थीटा बराबर दिया हुआ है 12/5 और tan थीटा, tan का जो मान होता है वो लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग कर्ण ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि कर्ण बराबर होता है कर्णी में लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है प्यारे बच्चों 12, यानी 12 का स्क्वायर और धन 5 का स्क्वायर। तो 12 का हो जाएगा स्क्वायर 144 और 5 का 25 और दोनों जोड़ेंगे तो 169 और ये हो जाएगा 13, यानी कर्ण हो गया प्यारे बच्चों 13। तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है प्यारे बच्चों, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या हो गया है, लंब जो है 12 है प्यारे बच्चों और कर्ण अभी हमने 13 निकाला, यानी लाल बटा कक्का से याद रखेंगे, लाल बटा कक्का, यानी ये साइन का है लंब बटा कर्ण, ये कास का आधार बटा कर्ण और ये लंब बटा आधार tan का है। तो इस तरह से 12/13 यानी प्यारे बच्चों क्या होगा 12/13। देखिए कौन है, ये सी ऑप्शन जो है राइट है प्यारे बच्चों 12/13। इसी क्रम में चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसमें से भी एक सवाल बनना ही बनना है परीक्षा में, समझ जाइए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 3 5 7 8 का माध्य होगा। यार बच्चों ये तो हमारा वीडियो अगर देख लेंगे, हमने वीडियो बहुत ही बनाया है, मतलब लेटेस्ट वीडियो हमने बनाया है माध्यिका का, परिसर का और बहुलक का। ये 4 वीडियो आप लोग देख लीजिए, मतलब एक ही वीडियो में 4 टॉपिक हम कवर किए हैं बहुत कम समय में। उस वीडियो को देख लीजिए, आप लोगों का पूरा ये कवर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग को निकालना है माध्य प्यारे बच्चों। 2 3 5 7 और 8 का माध्य क्या होगा, क्या 10 होगा, 7 होगा, 5 होगा। तो माध्य कैसे निकालते हैं देख लेंगे। यहाँ माध्य बराबर होता है यहाँ पे पदों का कुल योग, यानी 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 8 और बटा पदों की कुल संख्या 1 2 3 4 5 और बटा 5 जोड़ लीजिए, 3 2 5 5 10 और 10 और 7 17, 17 और 8 25 हो गया और ये हो जाएगा बटा 5, 5 25 25, यानी माध्य बराबर हो जाएगा आपका 5, यानी ऑप्शन ये सी। इसमें तीनों का राइट आंसर सी है प्यारे बच्चों, है ना। सी से कोई मतलब नहीं है, बस जो आंसर सही जाए उसी को हमको टिक लगाना है, भरना है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए जल्दी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं।
चलिए, तो 15 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक गेंद का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 430 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 760 सेंटीमीटर स्क्वायर और 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, आप लोग को जानकारी के लिए बता दें हम कि जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन पोर्शन में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो गोला में से आए, चाहे बेलन में से आए, चाहे शंकु में से आए, चाहे घन में से आए, चाहे घराम में से आए, चाहे किसी में से आए, जो मेंसुरेशन का पार्ट है प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आना ही आना है। उसमें से हमने एक क्वेश्चन उठाया है गोला से। तो एक गोले का व्यास है, देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। यहां दिया हुआ है गेंद का व्यास, गेंद का व्यास दिया है प्यारे बच्चों 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 14/2, माने आधा होता है, बराबर 7 सेंटीमीटर। अब सूत्र हम लोग जानते हैं, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख देते हैं गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। अब देखिए 4 और पाई का मान 22/7 जानते हैं आप लोग, और आर का मान 7 × 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 काट दीजिए, और 22 चौका 88 और गुणे 7, 7/56 के 6 हासिल 5 और 56, 7/56, 57, 59, 61, इतना सेंटीमीटर, यानी 616 सेंटीमीटर। अब देखिए कौन है, हाँ बी है ऑप्शन प्यारे बच्चों, बी है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने 15 क्वेश्चन आज कवर किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। अब इसको रद्द कर देते हैं, और कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ बता देते हैं प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ देखिए, जैसे आप लोग याद रखेंगे कि लाल बटा कक्का, कक्का, तो ये प्यारे बच्चे यल ये है साइन का, ए मतलब आधार ये है कॉस का, और एल यानी लंब बटा आधार ये है टेन का। और एक बता दें कि tan थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों sin थीटा बटा cos थीटा, और काट tan का उल्टा होता है प्यारे बच्चों cot थीटा, तो ये भी उलट जाएगा, यानी cos थीटा बटा sin थीटा। तो ये थोड़ा सा आप लोग रिवीजन करके जाएंगे प्यारे बच्चों, और इसी में से आ रहा है प्यारे बच्चों, कहीं बाहर से नहीं, उसका सिलेबस तय है प्यारे बच्चों। बस आप लोग थोड़ा सा डीपली अध्ययन करके जाएंगे तो सारा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। उम्मीद है कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और सारा क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे। अगर कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और हाँ, अगर हमारे चैनल से प्यारे बच्चों नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो आपके सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और तब तक के लिए प्यारे बच्चों सी यू, बाय बाय, थैंक यू।